हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैम। इस वीडियो में हम 2024 के पॉलिटी के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला पीवाईक्यू आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग दे रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने के तरीके होते हैं उनमें बिल्कुल नया आर्टिकल ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग जो आर्टिकल है उसमें मॉडिफाई करना किया जा सकता है, और रिपील मतलब रिमूव कर देना। तो किसी आर्टिकल को अगर रिमूव भी करना हो तो वो भी रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये जो जैसे हम देखें आर्टिकल 338 बी था जो एनसीबीसी के रिगार्डिंग आया था, वो 2018 में ऐड किया गया था। तो ये वाली बात सही है। वेरिएशन किया गया हो, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको पहले फंडामेंटल राइट था, उसके बाद उसको लीगल राइट बना दिया गया, तो ये उसका वेरिएशन हो गया। कुछ जो आर्टिकल है उसको रिपील भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो जो केस आया था केशवनंदा भारती केस, केशवनंदा भारती के एन बी केस 1973, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उनको अमेंड कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है। तो ये वाला इसमें ऑल थ्री वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मनी बिल के रिगार्डिंग है कि मनी बिल पार्लियामेंट में लाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग बोल रखा है पहला आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट टू मनी बिल। देखिए, ये जो ऑप्शन था वो काफ़ी ऐसा था कि 109 के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल है, ये सबको पता होता है। 110 का बहुत बार हर बुक में भी जिक्र होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन हो गया था। लेकिन ये क्योंकि 110 के आसपास ही है और स्पेशल प्रोसीजर की बात कर रखी है, मनी बिल बिल्कुल 110 में मेंशन है लेकिन 109 में भी प्रोसीजर्स की बात हो रखी है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन है वो सही है। ए मनी बिल हैज़ नॉट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये क्या होती है, राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। तो मनी बिल का के लिए तो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, किसकी स्पेशल राइट्स होते हैं किसके पास, लोकसभा के पास, कि जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ कहाँ होना चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट नोट बोल रखा है तो सही हो जाएगा, ये भी सेकंड भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो सही बात है, राज्यसभा केवल जो एक तरीके से रिकमेंडेटरी सदन होता है इसमें, तो ये कुछ डायरेक्टली चेंज तो नहीं कर सकता ना रिजेक्ट कर सकता है, ये केवल सजेस्ट कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। जो 14 दे रख साथ में ही क्या 14 डेज का जो टाइम पीरियड है वो राज्यसभा को दिया जाता है कि आपको 14 डेज के अंदर अमेंड या जो भी सजेशन देने हैं वो दे दीजिए। तो चौथा है कि अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। नहीं, ये तो लोकसभा की प्राइमेसी होती है, लोकसभा जो करना चाहिए वो कर सकती है, तो यहाँ पर उसको मानना ही पड़ेगा। ये वाली बात तो गलत है, तो चौथा गलत हो जाएगा और 1 2 3 सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के रिगार्डिंग है। बोला गया है कि इसको जो 1971 का एक्ट था उसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया था, उसके बाद 2002 के एक्ट में इसको फिर से इसमें एनईसी एक्ट 2002 में अमेंडमेंट किया गया। तो इनमें कौन कौन इसमें कंप्राइजेज हैं, तो ये बोल रहे हैं कौन कौन इसके हिस्सा हैं, इसके पार्ट हैं। देखो, गवर्नर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके गवर्नर होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इवन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, और वो जो भी रीजनल प्लानिंग है या पॉलिसी इनपुट्स हैं उनमें इम्पोर्टेंट इनका रोल भी होता है, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है। थर्ड है 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट 3 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, ये बात भी सही है। तो जनरली ये क्या होते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं ताकि ये अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दे सकें, तो थर्ड भी सही है। चौथा देखो, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, कंप्राइजेज बोल रखा है, मतलब ये इसके एक तरीके से मेंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो होम मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन होता है इसका। क्या इसका ये मेंबर होता है? तो मेंबर नहीं होता है, बस केवल चेयर करता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को।
तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एग्जाम एनवायरनमेंट में थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी था, और मोस्ट प्रोबेबली देखो इसमें क्या 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखा है, तो दे रखा है 1 2 3 तो ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 भी दे रखा है, तो ऐसे में मुश्किल था कि होम मिनिस्टर को आप हटा दोगे। लेकिन यूपीएससी ने जो फाइनल आंसर दिया है वो 1 2 3 ही दिया है, और क्योंकि होम मिनिस्टर चेयर करता है तो उसको इसका पार्ट या इसका मेंबर नहीं माना है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिल दिसंबर 2023 कितने डीलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश करे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीलिमिटेशन कमीशन का क्या काम क्या होता है। तो एक तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको रिड्रॉ करता है। मोस्टली जो लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इन दोनों की जो इलेक्शन है, तो और ये कब करता है, मोस्टली जो सेंसस है उसके बाद आता है, मतलब गठन किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन का, और फिर वो बाउंड्रीज को रिड्रॉ करता है। तो अगर हम कमीशन की बात करें तो जो पहला कमीशन आया था वो कब आया था, वो 1952 में आया था, ठीक है। सेकंड की बात करें तो 1963 में आया था। थर्ड की बात करें तो 1973 में आया था, और जो फोर्थ आया है वो 2002 में आया है। तो देखो शुरू वाले जो तीन हैं वो तो जैसे 1951 सेंसस के बाद, 1961 सेंसस के बाद, 1971 सेंसस के बाद तो लगातार आए थे, और जो फिर बीच में 81 91 के बाद नहीं आए, और ये 2000 जो एक वाला सेंसस था उसके बाद आया था। उसके बाद क्या हुआ था, इस वाले डीलिमिटेशन के बाद जो फ्रीज कर दी गई थी सीट 2026 तक। तो 2026 जो 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू बेसिकली क्या कर दिया गया था, सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था कि 2026 तक कोई डीलिमिटेशन नहीं होगा और यही सीट्स रहेंगी। और इसका मेजर रीज़न क्या था कि जैसे जो पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स का एलोकेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में का एलोकेशन होता है, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा कम जाए, और जो जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उनको बेनिफिट रहे। जहाँ ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया है साउदर्न स्टेट्स में और फिर वहाँ पे उनको सीट्स भी कम मिल रही है, उनका प्रेजेंटेशन भी जो सेंटर में है वो कम हो जाए। तो अभी तक कितने डीलिमिटेशन आए हैं, तो बेसिकली 4 डीलिमिटेशन आए हैं, तो 4 वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। तो बोल रहे हैं कि 8 शेड्यूल में इनमें से कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। तो इस यहाँ से अगर हम एक एब्रीवेशन याद कर लें जैसे KMN, तो ये क्या हो जाएगा, जो 1992 वाला है वहाँ से 3 लैंग्वेज आई थी, एक आपकी आ गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इसके बाद क्या हुआ था 2003 में भी 92nd जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू कुछ लैंग्वेज और ऐड कर गई थी, जैसे BSDM, इसके लिए एब्रीवेशन हम याद कर सकते हैं। तो क्या है, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली। तो ये 2003 में ऐड करी गई थी। तो अगर आपको जैसे ही पता हो कि भाई 2003 में मैथिली ऐड करी गई थी तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, और उसके बाद 3 करने हैं तो सीधी सी बात है 1 2 3 ऑप्शन बचेगा। तो अगर आपको नहीं भी पता हो ना कि 1992 में क्या है, तो हम 2003 वाला तो पढ़ते हैं, तो इसमें 1 2 3 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पार्टी और उसके लीडर के रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनसंघ को मैच करवा रखा है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ये फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के, और कब फाउंड किया था इन्होंने, 1951 में फाउंड किया था। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रखा है सी राजागोपालाचारी। तो सी राजागोपालाचारी बेसिकली क्या थे, ये स्वतंत्रता पार्टी इसके साथ एसोसिएटेड थे, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके साथ कौन कौन थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, RM लोहिया सर थे। उसके बाद जय नारायण प्रकाश, तो JP नारायण है, जयप्रकाश नारायण, वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे। उसके बाद जगजीवन राम, क्या ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के लिए एसोसिएटेड थे, तो बिल्कुल ये फाउंडर थे। और जो 1977 में इन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट किया और उसके बाद कांग्रेस
फॉर डेमोक्रेसी, इसको एस्टेब्लिश किया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्वतंत्रता पार्टी, क्या इससे आचार्य नरेंद्र देव एसोसिएटेड थे? तो नहीं, इसके साथ बेसिकली जो आचार्य नरेंद्र देव है ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके साथ, या सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता पार्टी है, ये तो श्री राजा गोपालाचारी ने फाउंड की थी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी और जो स्वतंत्रता पार्टी थी उसमें क्या फ़र्क था? तो ये सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट लीनिंग थी, ठीक है, और जो स्वतंत्रता पार्टी थी वो राइट लीनिंग थी, या फिर इसको हम प्रो मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा डिफरेंस इन दोनों में। तो इसमें 1 और 3 करेक्ट हैं, तो ओनली 2 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रखा है कि पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली बात सही है, पार्ट 9A में ऐड किया गया था, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 उसके तहत इनको ऐड किया गया था। साथ ही जो 12th शेड्यूल है वहाँ पर भी म्यूनसिपैलिटीज़ का जिक्र है, तो वहाँ पे उनकी जो पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डिफाइंड है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली बात भी सही है। कहाँ कहाँ है? आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात हो रखी है। फिर उसके बाद आर्टिकल 356 है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल की बात हो रखी है, ठीक है। और आर्टिकल 360 में क्या हो रखा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसकी बात हो रखी है। तो ये पार्ट 18 में, बिल्कुल पार्ट 18 में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली बात भी सही है। आर्टिकल 368 किसके अंदर आता है? पार्ट 20 में आता है, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या सही है? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ये एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर स्टेट लिस्ट। देखो इंटर स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट लिस्ट में कैसे आ सकता है? तो ये बेसिकली पार्लियामेंट जो ट्रेड है वो बिटवीन स्टेट्स उसको रेगुलेट करता है, और ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है इंटर स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये वाली बात भी गलत है। ये भी यूनियन लिस्ट की जो एंट्री 81 है ये भी किस में आता है? यूनियन लिस्ट। और ये एंट्री 81 है उसका पार्ट है। जो इंटर स्टेट ट्रेड था वो एंट्री 42 उसका पार्ट था, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज़ ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। और जो भी इंटर स्टेट माइग्रेशन हो गया या क्वारंटाइन हो गया, तो ये दोनों ही यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो ये दोनों किसके अंडर आते हैं? एंट्री 81 का ही पार्ट है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चौथा जो स्टेटमेंट है कॉरपोरेशन टैक्स के बारे में है, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये गलत बात है। ये भी यूनियन लिस्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। और यूनियन लिस्ट की जो एंट्री 85 है उसका ये पार्ट है, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। और इसमें एक ट्रिक भी है कि जितने भी इंटर स्टेट कुछ होगा ना, या मोर देन वन स्टेट अगर कहीं इन्वॉल्व है, तो वो यूनियन लिस्ट का ही पार्ट होगा, उसमें एक स्टेट के पास पावर नहीं होती है। तो ये वैसे भी थोड़ा डिफॉल्ट सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है राइट टू प्राइवेसी। तो इसमें जो KS पुट्टास्वामी केस है वो सबको याद होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वो आर्टिकल 15 है, वो क्या करता है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उसकी बात करता है। आर्टिकल 16 है, तो ये बात करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होना चाहिए? फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, तो इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मूवमेंट, इन सब की बात करता है। तो इसमें आर्टिकल 21 होगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एथिक्स कमेटी के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि जो लोकसभा में एथिक्स कमेटी है उसके बारे में बताओ। तो इनिशियली इट वाज एडहॉक कमेटी, तो सही बात है। ये जो सन 2000 में है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज ए एडहॉक कमेटी, और बाद में इसको एक स्टैंडिंग
कमेटी बना दिया था। तो 2000 में इसको लेटर क्या कर दिया था, इसको एक स्टैंडिंग कमेटी है वो बना दिया था। ठीक है, मतलब परमानेंट नेचर की हो गई है। तो ये वाली बात तो सही है। ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो देखो ये वाली बात तो वैसे भी जनरली भी थोड़ा गड़बड़ ही लग रहा है कि अगर लोकसभा के एमपी के खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी है तो वो सिर्फ एक मेंबर ही कर सकता है। तो एक्चुअली कर कोई भी सकता है, तो एनी मेंबर या एनी पर्सन कर सकता है, लेकिन जो लोकसभा पर्सन है, लोकसभा मेंबर है, उसके थ्रू आपको जो कंप्लेन है वो आपकी होनी चाहिए। साथ में जो कमेटी है वो भी सू मोटो भी जो कंप्लेन है उसको ले सकती है। तो ये वाला ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडिस। तो ये वाली बात भी सही है। तो जो जुडिशरी में पेंडिंग है कोई, ठीक है, या जुडिशरी जिसको ऑलरेडी हैंडल कर रही है, तो ऐसे वाले मैटर को तो नहीं लेगी कमेटी, क्योंकि जो अपने यहाँ लेजिस्लेचर और जो जुडिशियरी है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके तहत ये अगर कोई जुडिशरी में कुछ पेंडिंग है तो उसको उस केस को नहीं लेगी। तो कैन नॉट बोल रखा है, तो ये वाली बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 and 3 वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जो वुमन रिजर्वेशन आया है लेजिस्लेचर के अंदर, उसके रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। तो 18th लोकसभा तो अभी चल रहा है, तो इसके प्रोविज़न इसके साथ तो नहीं होंगे। तो कब लागू होगा, जो नेक्स्ट सेंसस है उसके बाद इसके प्रोविजंस इफेक्टिव होंगे, या और साथ में जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है उस वो भी परफॉर्म होने के बाद ही इसके जो ये कम इनटू इफेक्ट होगा। तो इसमें जो मेन प्रोविज़न है वो क्या है कि 33% ऑफ जो सीट है वो वुमन के लिए रिजर्व कर दी जा रही हैं। तो 33% वुमन रिजर्वेशन लाया जा रहा है जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में। ठीक है, लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों में आ रहा है। अब जो दूसरा है कि दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार एक्ट आ गया तो वो हमेशा ही रहेगा। अभी इनिशियली 15 साल के लिए ला रहे हैं, उसके बाद देखेंगे अगर ये सही से वर्क कर रहा है तो फिर इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट वुमन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो बिल्कुल जो सब कोटा की बात करी गई है कि जो ऑलरेडी SCs का कोटा है उसके अंदर भी जो वुमन के लिए रिजर्वेशन 33% है, तो वो एज ए सब कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो 33% जो SCs है या SC ST वुमन है उसके अंदर जो वुमन की जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी। तो यहाँ पे सब कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है। और वैसे भी जैसे ही आपको पता हो कि ये अभी तुरंत इफेक्ट में नहीं आ रहा तो वो गलत करके ये आंसर आ सकता है। तो नेक्स्ट है वो 83 वाला क्वेश्चन है। ये रिट ऑफ प्रोविजन के रिगार्डिंग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जारी की जाती है। तो इसमें क्या होता है, रिट में जनरली अपने को पता है सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन या वो कम होता है, नैरोवर होता है, और हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है या ब्रॉडर होता है। तो पहला एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पर्टिकुलर एक्शन। क्या प्रोहिबिशन इसमें जारी की जाती है? तो नहीं, ये तो किसका रिट ऑफ जो मैंडेमस है, मैंडेमस उसका पार्ट है। ठीक है, तो उसमें बोला जाता है कि वी कमांड यू। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास ए लॉ ऑन प्रोविजन। क्या कोर्ट असेंबलीज को या पार्लियामेंट को आदेश दे सकता है? तो कोर्ट डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, तो कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। तो एग्जैक्टली यही डेफिनेशन होती है रिट ऑफ प्रोविजन की, कि अगर कोई लोअर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसको जो हायर कोर्ट है वो प्रोहिबिट कर सकता है कि, और होता कब है, जस्ट बिफोर जजमेंट।
बिफोर द जजमेंट। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। चौथा एक बार देख लेते हैं, गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट्स फ्रॉम फॉलोइंग ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। तो बेसिकली ये तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड बात हो गई, इसका कोई रिट से कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है तो उसको कोर्ट बाद में रिव्यू करता है और उसको फिर नल एंड वॉइड कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो इसमें सी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट होती है उसके रिगार्डिंग पूछ रखा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या ये गवर्नर होता है जो किसी भी कम्युनिटी को एसटी डिक्लेयर करता है? तो नहीं, गवर्नर नहीं होता। आर्टिकल 342 क्या बोलता है? आर्टिकल 342 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करेगा किसी भी कम्युनिटी को ये एसटी लिस्ट का पार्ट है कि नहीं। और अगर इसको मॉडिफाई करना होता है तो मॉडिफाई करने की पावर किसके पास होती है? वो पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, तो गवर्नर तो कहीं से भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए एसटी इन वन स्टेट नीड नॉट टू बी सेम इन द अनदर स्टेट। तो ये बात सही है। जो एसटी लिस्ट है वो क्या होती है? स्टेट वाइज होती है, स्टेट वाइज एसटी लिस्ट होती है। तो ऐसा नहीं होता कि एक जगह अगर एसटी है तो वो सब जगह एसटी होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है नाम में बहुत स्लाइड चेंज होता है। इवन जो अलग अलग स्टेट में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अलग अलग होती है। तो इन सब के बेसिस पे जो एम्बिग्यूटी है उसकी वजह से कई बार ऐसे होता है कि एक कम्युनिटी एक स्टेट में एसटी है लेकिन वो दूसरे स्टेट में नहीं होती है। तो ये वाली बात सही है, इसमें ओनली बी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यूनियन बजट के रिगार्डिंग है, या इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस भी बोल सकते हैं, जो किसमें है? आर्टिकल 112 के तहत आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और रिसेंटली इसका जो पहले यूपीएससी ने आंसर दिया था वो इसको सही माना था पहले स्टेटमेंट को। और इसमें इशू क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है क्या उसके बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लेके आता है? तो एक्चुअल में जो आर्टिकल 112 है वहाँ लिखा गया है कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ। तो यूपीएससी ने ये फाइनल आंसर में ये 1 को करेक्ट दिया था और उसके बाद सब हो गया था। लेकिन रिसेंटली जो गुजरात हाई कोर्ट है उसमें एक केस गया और वहाँ पे बोला गया कि ये वाला ऑप्शन गलत है, और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने इसको माना भी। उसका जो फाइनल वर्डिक्ट था उसमें बोला गया कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है ये गलत दे रखा है और यहाँ पे क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा, और इस ऑप्शन को गलत माना। तो जितनी भी आंसर की कॉपी चेक होके आई हैं या जो प्रीलिम्स के मार्क्स आए हैं वो इसको सही मान के लाए गए हैं, लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट ने बोल दिया नहीं नहीं ये तो गलत है। तो ये थोड़ा अनफेयर तो है स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसे आंसर दे रही है यूपीएससी जो एक्चुअल में सही नहीं है, और ये वेल नोन फैक्ट भी है। तो शायद ही कोई होगा जो सीरियस एस्पिरेंट है और उसने इसको सही मार्क करा होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है कि अगर डिमांड फॉर ग्रांट होगी तो उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नेसेसरी है। तो एक तरीके से डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही है। तो इसमें अभी के हिसाब से ओनली टू करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी की फाइनल आंसर की जो आई थी उसमें बोथ 1 और 2 आंसर दे रखा था। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग है कि वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, कि लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन आ रखा है तब क्या होगा? ही सेल नॉट प्रिसाइड। तो ये वाली बात तो सही है कि उसको क्या करना है, प्रिसाइड कोई और मेंबर करेगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही अगर कुछ रिमूवल का रेजोल्यूशन आ रखा है तो वो खुद क्यों प्रिसाइड करेगा? तो पहला ऑप्शन तो सही है क्योंकि इसमें नोट दे रखा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ही सेल नॉट हैव राइट टू स्पीक। तो देखो राइट टू स्पीक तो उसके पास होता है, एक्चुअली में वो क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट भी कर सकता है, अपने जो अपना पक्ष है उसको रख भी सकता है। तो ये वाली बात तो गलत है कि नोट बोल रखा है, तो नहीं,
इसके पास राइट टू स्पीक होता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है थर्ड ऑप्शन, उसमें क्या बोल रखा है, ही और सी सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो देखिए फर्स्ट इंस्टेंस में वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो क्या होता है, उसको अलाउड होता है, लेकिन क्या नहीं अलाउड होता, कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट क्या होता है, जब वो प्रिसाइड कर रहा होता है नॉर्मली रेजोल्यूशन पे, तब वो ये डिसाइड करता है कि अगर डेड लॉक हो गया, इक्वल वोटिंग हो गई, उस केस में उसका वोट डिसाइड करता है कि रेजोल्यूशन को फेवर करना है या फिर वो उसको रिजेक्ट करना है। तो एक कास्टिंग वोट की पावर नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट टेंस में नॉर्मल जो वोटिंग है उसका वो हिस्सा हो सकता है। तो यहाँ नोट पूछ रखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या सही है, ओनली वन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि इंडियन पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग है कि ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स डिसोल्यूशन। तो ये बात तो सही है, अगर लोकसभा डिजोल्व हो जाती है तो उसके अंदर कोई पेंडिंग बिल पड़ा है वो तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है ए बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो ये वाली बात भी सही है कि अगर लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अभी वो पेंडिंग है, ठीक है, तो क्योंकि लोकसभा डिजोल्व हो रही है तो लोकसभा की जो सहमति है उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। दोबारा नई लोकसभा बनेगी तो उसकी फिर से सहमति चाहिए होगी, तो क्या वो लैप्स हो जाएगा। तो सही बात है, वो लैप्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है ए बिल इन दिस रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस ऑफ जॉइंट सिटिंग लैप्सेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो देखो ये अगर दोनों सदन ने, जो लोकसभा है राज्यसभा है, दोनों ने पास कर दिया या उनमें कुछ डेडलॉक हो गया, एक बार प्रेजेंट हो चुका है, तो इस जो डेडलॉक वाली जो सिचुएशन है जिसमें जॉइंट सिटिंग हो रही है, तो वो वाले बिल लैप्स नहीं होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये लैप्स नहीं होगा इवन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो इसमें क्या है, 1 और 2 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंडियन पार्लियामेंट के रिगार्डिंग फिर पूछ रखा है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए पहले तो ये पता होना चाहिए प्रोरोगेशन क्या होता है। जनरली जो हर सेशन होता है उसके जो एंडिंग होती है उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। इसको हमें डिसोल्यूशन से डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो लोकसभा होती है वो ही पूरी हमें, मतलब एक पर्टिकुलर लोकसभा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नई लोकसभा के चुनाव होंगे, वो इलेक्ट होके आएंगे। तो प्रोरोगेशन बेसिकली सेशन के रिगार्डिंग यूज में लिया जाता है। तो क्या यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो नोट रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 74 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एड एंड एडवाइस ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उस पर काम करेगा, ठीक है। तो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बोल रखा है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट सिंडाई। सिंडाई का मतलब हो गया कि कोई इंडेफिनेट टाइम के लिए अर्जेंट कर दिया गया है। कोई अभी एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि 2 महीने बाद मिलेंगे या 15 दिन बाद मिलेंगे। बट देर इज़ नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन। तो सही बात है कि ऐसा कोई बार नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसने एड एंड एडवाइस ले ली और उसके बाद उनको लग रहा है कि जो हाउस है उसको एंड कर देना चाहिए, प्रोरोगेशन इशू कर देना चाहिए, तो वो कर सकता है। तो ये वाली बात तो सही है। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है एक्सेप्ट कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जाए ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सही बात है कि मोस्टली तो ये जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही वर्क करता है। लेकिन कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे उस केस में क्या ये अपना डिस्क्रिशनरी जो पावर है वो भी यूज कर सकता है। तो इस स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3 वुड बी राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने 2024 के जो पॉलिटी के PYQs हैं वो डिस्कस कर लिए। सो आप तो पॉलिटी के अलावा मैंने इकोनॉमी और जो एनवायरनमेंट है उसकी PYQ सीरीज़ भी यूट्यूब पे डाल रखी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग।